गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बेचारा आर्गो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में चलती हुई आ रही जंग को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर चुका था। लेकिन उसकी कुर्बानी वहाँ पे उस जंग को और भी ज्यादा बढ़ावा दे देती है, क्योंकि डीमन लिंगू अपने बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से पागल हो गया था और वो वहाँ पे अपने सीक्रेट टायर का इस्तेमाल करते हुए डीमन ग्रैंड मास्टर के साथ साथ उसके साथियों की पावर को डिवोर करते हुए अपने बेटे आर्गो को जिंदा करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन एसेटजू उसे वहाँ पे ऐसा नहीं करने देते और फिफ्थ रियलम के अंदर तबाही मचाने और लाखों लोगों को मौत की घाट उतारने की वजह से एसेटजू उसे वहाँ पे बिना वजह की मौत दे चुके थे। जिसके बाद बारी आती है डीमन ग्रैंड मास्टर की, क्योंकि डीमन ग्रैंड मास्टर ने अपने पर्सनल डिजायर्स के लिए डीमंस और ह्यूमंस के बीच में चलती हुई आ रही जंग को बढ़ावा दिया था। तो इसलिए एसेटजू उसे वहाँ पे कैंडलेस मौत देते हैं, जिसके चलते अब वो हर पल मौत का मजा चखने वाला था। और साथ ही साथ एसेटजू उसके साथियों को भी मौत के घाट उतार चुके थे। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एसेटजू डीमन आर्गो को दोबारा से जिंदा कर देते हैं और डीमन रियलम को भी एक हरा भरा जंगल बनाने के बाद अपने टैलेंट सेट की तरफ वापस निकल चुके थे, क्योंकि न्यूज स्टार्ट हो चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक वॉइड स्पेस के अंदर एसेटजू की ड्रैगन स्टारशिप देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ टैलेंट मोटल डोमेन की तरफ आगे बढ़ रही थी। जबकि हम देखते हैं कि स्टारशिप के ऊपर में चिया अपने हाथ में एक लिस्ट लेकर उसे देखते हुए कहती है, लीचिंग के लिए क्राफ्टिंग मटेरियल हो गया, अल्केमी मास्टर और उसके दोनों डिसेबल्स के लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स भी हो गए, जबकि किंग सुई के लिए नई रेसिपी बुक हो गई। और ये कहकर वो वहाँ पे उस लिस्ट को पूरी तरह से चेक करने के बाद खुश होते हुए कहती है, हमने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका मतलब है हम लोग वापस टैलेंट सेट के अंदर जा सकते हैं। चिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसके पास आते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम वापस जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन एसेटजू ने कहा है कि वापस टैलेंट सेट में जाने से पहले वो और भी काफी सारी जगहों पे जाने वाले हैं, जहाँ के लोग सबसे पहले अपना न्यू एसेटजू को ही विश करना चाहते हैं। खैर अभी वो दोनों लड़कियां वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टारशिप अचानक चलना शुरू हो जाती है। असल में ड्रैगन स्टारशिप को फैंग चला रहा था और वो वहाँ पे ड्रैगन स्टारशिप को ड्रिफ्ट करते हुए बाकी स्टारशिप्स के बीचों बीच से निकल रहा था। और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि उसकी ड्रिफ्टिंग स्किल्स वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही जल्द अपनी ड्रैगन स्टारशिप को सबसे आगे ले आया था। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और मिचिया वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, फैंग बेवकूफ कहेंगे, तुम कभी नहीं सुधरने वाले। मिचिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है, अरे यार, अब ड्रैगन स्टारशिप को चलाते हुए इतना तो हो ही जाता है, और वैसे तुमने ही तो कहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके तुम लोगों को वापस टैलेंट सेट में पहुंचाऊं, इसलिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा ना करता तो यहाँ पे स्टारशिप्स की इतनी लंबी लाइन है कि हमारा नंबर तो अगले साल ही जाके कहीं आता। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि फैंग अभी वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्टारशिप को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे अपने रास्ते के बीचों बीच एक और स्टारशिप खड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखकर फैंग गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, हटो रास्ते से। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्टारशिप का ओनर फैंग की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, जिसके चलते मजबूरन फैंग को वहाँ पे जोरदार ब्रेक मारनी पड़ती है। और अचानक इस ब्रेक के चलते वहाँ पे वो लड़कियां एक बार फिर से लड़खड़ा जाती हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे अपनी स्टारशिप को रोकने के बाद गुस्सा होकर वहाँ पे सामने खड़ी हुई स्टारशिप के ओनर से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुमने अपनी स्टारशिप को इस तरह बीच रास्ते में क्यों खड़ी कर रखी है, या फिर तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो एल्डर, जो कि कोई और नहीं बल्कि लुओ जी था, वो वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन देते हुए फैंग को बताता है, मैं 60 एलएम के इमोर्टल स्पिरिट पैलेस के एक एल्डर लुओ जी हूँ और मैं यहाँ पे बाकी लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए आया हूँ। बाकी लोग जो कि न जाने कब से लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और तुम हो के बिना किसी की परवाह किए अपनी स्टारशिप को लेकर इतना आगे आ गए, तुम्हारे अंदर रूल नाम की कोई चीज है या नहीं। एल्डर लुओ जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी फैंग को बुरा भला बोलते हुए कह रहे थे, एल्डर लुओ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी यहाँ पे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। उसके बाद तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे फैंग को बुरा भला बोलते हुए कह रहे थे, सभी लोग जल्दी जल्दी वापस अपना घर जाना चाहते हैं, पर फिर भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो तुम्हें भी यहाँ पे ऐसा ही करना होगा। इतने सारे लोगों की बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा फैंग वहाँ पे नर्वस हो गया था और वो वहाँ पे अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ओके ओके ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, और हम लोग भी लाइन में लगते हैं। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचिया आगे बढ़कर वहाँ पे गुस्सा होते हुए उन सभी लोगों से कहती है, किसने कहा यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और हम लोगों को लाइन में लगाने के लिए पहले लाइन तो दिखाओ, सामने की तरफ देखो, क्या तुम लोगों को यहाँ पे कोई लाइन नजर आ रही है जिसका जैसे जी चाह रहा है वो उतना जल्दी आगे बढ़ता ही जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है तो सभी लोगों को यहाँ पे अपनी अपनी एबिलिटीज के दम पे आगे बढ़ना होगा। मिचिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लुओ जी को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा होते हुए कहता है, लड़की तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, पर कोई बात नहीं, मैं इमोर्टल स्पिरिट पैलेस का एल्डर होने के नाते आज तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाऊंगा। एल्डर लुओ जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचिया अपनी पॉइजनस पावर को वहाँ पे अनलीश करते हुए कहती है, आ जाओ देख लेते हैं कि कौन किसे मजा चखाता है। मिचिया के पीछे पीछे हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकाल चुका था, जो देखकर हम देखते हैं कि अचानक से एल्डर लुओ जी अपने घुटनों पे आ जाता है और साथ ही साथ वो डर के मारे वहाँ पे थर थर कांपने लगा था, जो देखकर उन दोनों को लगता है कि शायद वो उन दोनों से डर के ऐसा कर रहा है, पर हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि पीछे से एसेटजू आगे आ रहे थे और एसेटजू को देखते साथ ही एल्डर लुओ जी अपने घुटनों पे आ चुका था और अपने घुटनों पे आकर उन्हें ग्रीट करने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि
आसपास के लोग भी वहाँ पे एसेटजू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, ये तो महान एसेटजू यंग है। वो लोग जिन्होंने एसेटजू को नहीं देखा था, वो लोग वहाँ पे बाकियों से सवाल करते हुए पूछ रहे थे, क्या तुम लोगों को पक्का यकीन है कि वाकई में यही महान एसेटजू यंग है? इस पे वो लोग वहाँ पे उन लोगों को जवाब देते हुए बताते हैं, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने एसेटजू यंग के पोर्ट्रेट देख रखे हैं, ये वाकई में ही एसेटजू यंग ही है। जबकि ड्रैगन स्टैच्यू के ऊपर हम देखते हैं कि फेंग आगे बढ़कर एसेटजू से सवाल करते हुए पूछता है, एसेटर आखिर ये पर्सन है कौन और क्या आप इसे वाकई में ही जानते हैं? फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। वो तो वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं, जो देखकर एल्डर लुओजी टींगते हुए एसेटजू के सामने आ जाता है और एसेटजू से सवाल करते हुए पूछता है, एसेटर क्या वापस टैला सेट में जा रहे हैं? जिसपे एसेटजू हाँ में अपना सर हिला देते हैं। एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा एल्डर लुओजी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पे घबराते हुए एसेटजू यंग से कहता है, एसेटर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हो गया। कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता था कि ये आपकी ड्रैगन स्टारशिप है। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद आपकी ड्रैगन स्टारशिप के लिए रास्ता बना देता, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि ये गेट ट्रियलम साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है। इसलिए हर कोई जितना जल्दी हो सके इस गेट को पार करते हुए अपने अपने घर में जाना चाहता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे इस गेट को पार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी के बीचों बीच से होते हुए आगे गुजरना होगा। लेकिन एसेटजू आपने एक से कई बार हमारे यूनिवर्स को बचाया है, इसलिए यहाँ पे चांद और सूरज से भी ज्यादा आपका नाम चमकता है, तो फिर भला हम लोग यहाँ पे आपको कैसे इंतजार करवा सकते हैं? आप बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी आपके लिए रास्ता साफ करवाता हूँ। ये कहकर जैसे वो वहाँ पे रास्ता साफ करवाने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो एसेटजू वहाँ पे गोल्डून में उसे कहते हैं, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसेटजू की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम और रिलीज होता है कि एक पल के लिए वो पूरा का पूरा यूनिवर्स वहाँ पे चमक उठा था। खैर हम देखते हैं कि एसेटजू का डिवाइन सुप्रीम ऑरा सीधा आगे बढ़ते हुए उस गेट एलम के पास चला जाता है और तभी एसेटजू अपनी फिंगर ऊपर हवा में उठाकर उसे एक डिवाइन सुप्रीम एनर्जी बीम रिलीज करते हुए सीधे गेट एलम के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि गेट एलम के बीचों बीच वहाँ पे काफी सारे क्रैक्स आ चुके थे, जो देखकर एसेटजू वहाँ पे कोल्टून में सिर्फ इतना ही कहते हैं, ओपन। और एसेटजू कैसे कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो गेट पूरी तरह से ओपन हो गया था, जो देखकर तो बेचारे एल्डर लुओजी की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। क्या वहाँ पे किसी को भी लाइन में लगने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा? सभी लोग एक साथ ही उस गेट के अंदर जा सकते थे, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहे थे, ये तो कमाल ही हो गया, अब हम सभी लोग एक साथ घर जा सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे लाइन में लगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गेट ओपन होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई भी वहाँ पे उस गेट को पार नहीं कर रहा था। तभी एक पर्सन वहाँ पे एक लेडी मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है, तुम्हें तो घर जाने की कुछ ज्यादा जल्दी थी ना, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों रुकी हुई हो? क्या तुम अब घर नहीं जाना चाहती? जिस पे हम देखते हैं कि वो लेडी मास्टर उसे जवाब देते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बार एसेटजू से मिलना चाहती हूँ, जो कि मेरे घर जाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में भले ही 2 दिन लेट पहुंचूं, लेकिन एसेटजू से मिले बगैर मैं नहीं जाने वाली। और ये कहकर वो अपने पास एक बुक और एक पेन को बाहर निकाल लेती है और सीधा एसेटजू की ड्रैगन स्टारशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, एसेटर मेरा बेटा आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, प्लीज उसके लिए एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। और उस लेडी मास्टर के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसेटजू की ड्रैगन स्टारशिप को घेर चुके थे। वो सभी लोग बस एक बार एसेटजू से मिलना चाहते थे और मिलने के चक्कर में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एसेटजू को अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हो चुके थे। वो बस एक बार एसेटजू से फेस टू फेस मिलना चाहते थे और एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ को संभाल पाना वहाँ पे फेंग और बाकी सभी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी ऑटोग्राफ बुक्स बाहर निकाल चुके थे। वो सभी लोग एसेटजू का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और इसी ऑटोग्राफ के चलते हम देखते हैं कि लोग एसेटजू को वहाँ पे तरह तरह के ट्रेंड्स भी ऑफर कर रहे थे, जिसमें तरह तरह के खाने भी थे। और एक साथ इतने सारे खानों को देखकर तो बेचारे बर्निंग क्रो के मुंह में तो पानी आ गया था। वो ललचाई नजरों से उन सारे खानों को देखते हुए कह रहा था, ये कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि एसेटजू को भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि ये लोग उनका ऑटोग्राफ लिए बगैर नहीं जाने वाले। इसलिए हम देखते हैं कि एसेटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में अपने सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद अपने डिवाइन सिग्नेचर को वहाँ पे चारों तरफ फैला देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी की ऑटोग्राफ बुक्स के अंदर खुद ब खुद ही एसेटजू का ऑटोग्राफ बन गया था, जो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो इमोशनल होते हुए एसेटजू का शुक्रिया अदा करने लगे थे। इवन वो लेडी मास्टर तो वहाँ पे इमोशनल होकर अपनी डिमांड और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए कहती है, एसेटजू क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? अब उस लेडी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू को भी एहसास हो गया था कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे उन लोगों को कोई भी जवाब दिए बगैर अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए सीधा उस गेट एलम के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर सभी लोग एसेटजू को ग्रीट करने लगे थे। और तभी एक पर्सन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, गाइस एसेटजू ने हमारे न्यू ईयर को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया है, इसलिए चलो अब अपने अपने घरों में चलकर इस कमाल के न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग डीमन लिंगू को देखते हैं, जो कि मरने के बाद सोल वैली के अंदर पहुंच चुका था, जिसे वहाँ पे आते हुए देखकर फैटी के साथ साथ चैंगमिंग भी न्यू ईयर विश करते हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन लिंगू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मेरा बेटा मारा क्या और तुम
लोग हो के मुझे न्यू ईयर विश कर रहे हो, मेरे लिए सेलिब्रेशन नहीं बल्कि दुख का लम्हा है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी मॉर्निंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को खुद से दूर धकेल देता है। गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है तुम लोगों का मास्टर है, आज मैं उससे पूछ के रहूंगा कि आखिर मेरे बेटे की क्या गलती थी। ये सब कुछ तुम्हारे मास्टर की वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं उसके साथ अपना हिसाब किताब क्लियर करके रहूंगा। अभी डीमलिंगू वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि चैंग मेंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन वाला कपड़ा लेकर सीधा वहाँ पे डीमलिंगू के पास जाते हुए कहते हैं, पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लो और उसके बाद मास्टर से बदला ले लेना। जो देखकर डीमलिंगू गुस्से से वहाँ पे उस कपड़े को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है, बेवकूफो, तुम लोगों को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बस यही सफेद कपड़ा ही मिला था। ये कपड़ा किसी के मरण के दिन इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सेलिब्रेट वाले दिन। डीमलिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं, अब हमारे पास तो यही कपड़ा अवेलेबल था, इसलिए हम लोग इसी से काम चला रहे हैं। अब जल्दी आओ और आकर हमारी मदद करो, क्योंकि डीमन फैटी भी हमारी मदद कर रहा है। अगर फिर भी तुम्हें ये सफेद कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अपने खून का इस्तेमाल करते हुए इसे लाल क्यों नहीं कर देते। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और डीमलिंगू को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे यार हमें माफ कर देना, हम लोग तो भूल ही गए थे कि तुम्हें ब्रदर ज़ू यंग ने मार दिया है, इसलिए मरने के बाद अब तुम्हारे अंदर कोई खून बचा ही नहीं है। उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि डीमलिंगू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि डीमलिंगू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मेरे साथ मजाक करो, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम लोगों को मरने के बाद भी दोबारा मौत के घाट उतारूंगा। और ये कहकर डीमलिंगू वहाँ पे सॉरी वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों डीमन किड्स के ऊपर अटैक्स करने लगा था। जो देखकर वो दोनों डीमन किड्स घबराते नहीं है, बल्कि उल्टा वो तो वहाँ पे उसके साथ खेलने लगे थे, जिसमें उन दोनों को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को कीजी इमॉर्टल डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कीजी इमॉर्टल डोमेन के लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे थे और उन लोगों को वहाँ पे लीड कर रहा था रेन मास्टर। असल में वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे सटाजू के लिए एक डिवाइन स्टैचू बना रहे थे, जो कि आज से उन लोगों की कीजी इमॉर्टल डोमेन की पहचान बनने वाला था। और साथ ही साथ वो लोग अपनी तरफ से सटाजू को न्यू ईयर का गिफ्ट देने वाले थे। और अभी वहाँ पे सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते सटाजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जैसे कि इमॉर्टल डोमेन के लोगों की नजर वहाँ पे सटाजू के ऊपर पड़ती है तो वो सभी लोग भागते हुए वहाँ पे सटाजू का नाम चलाकर उन्हें ग्रीट करने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि रेन मास्टर तो जंप करता हुआ सीधे ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे आते साथ ही वो वहाँ पे सटाजू को ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर फाइनली आप आ ही गए। जिसमें सटाजू मुस्कुराते हुए हमें अपना सर हिला देते हैं। तभी फैंग रेन मास्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अरे यार ये क्या चीज है। जिस पर रेन मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, ये सटाजू के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है, जो कि कीजी इमॉर्टल डोमेन के लोगों ने मिलकर बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। रेन मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ वो सभी लोग जो कि पहले कभी मजदूर हुआ करते थे, वो सभी लोग वहाँ पे इमोशनल होकर सटाजू का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, हम लोग तो बस यहाँ पे मामूली मजदूर हुआ करते थे, दिन रात हम लोगों से पागलों की तरह काम करवाया जाता था और काम के बदले में हम लोगों को पैसे भी नहीं दिए जाते थे। लेकिन सटाजू के आने के बाद हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई। हम लोगों को ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 8 घंटे काम करवाया जाता है, बल्कि उसी के साथ साथ उस काम करवाने के बदले में काफी अच्छे पैसे भी दिए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने मिलकर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। तभी हम देखते हैं कि उन मजदूरों का लीडर अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए अपने लोगों को इशारा करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे फायर वर्क करते हुए सटाजू को हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगे थे। और उन लोगों के इस कमाल के सरप्राइज को देखकर सटाजू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जो लोग दिल से सटाजू को प्यार करते हैं, सटाजू को भी वो लोग बहुत ज्यादा पसंद है। तभी सटाजू वहाँ पे कोर्ट में उन लोगों से सवाल करते हुए पूछते हैं, और जो ये का राज है, क्या तुम लोगों को ये पसंद आ रही है। सटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सब लोग खुशी के मारे वहाँ पे चलते हुए कहने लगे थे, हाँ सटाजू हमें ये बहुत ज्यादा पसंद है। इसका न सिर्फ टेस्ट बहुत ज्यादा कमाल का है, बल्कि ये हमें काफी ज्यादा एनर्जी भी देती है और इस मैजिकल ग्रास के लिए हम हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सटाजू के फेस के ऊपर दोबारा से स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे अपनी सोल इनकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनकी सोल इनकार्नेशन पावर वहाँ पे चारों तरफ फैलना शुरू हो गई थी। और देखते देखते वहाँ पे मौजूद ग्रास का कलर भी बदलना शुरू हो गया था, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये ग्रास तो बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। और ये कहकर जब वो लोग वहाँ पे उस ग्रास को गौर से देखते हैं तो उन लोगों को वो ग्रास मल्टीपल कलर्स की दिखाई देती है, जो देखकर वो लोग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर इस ग्रास के इतने ज्यादा कलर्स कैसे हैं। और ये कहकर वो लोग खुद वहाँ पे इस ग्रास को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पे इस ग्रास को उठाकर खाते हैं तो हर एक ग्रास वहाँ पे अलग जायका दे रही थी। किसी ग्रास का फ्लेवर बनाना जैसा था तो किसी का एप्पल जैसा। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे इस ग्रास को खाते हुए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और बार बार सटाजू का शुक्रिया अदा भी कर रहे थे, क्योंकि सटाजू के इस गिफ्ट ने वहाँ पे उन सभी लोगों की जिंदगी ही बदल दी थी। और ये कहकर वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे किसी गॉड की तरह सटाजू की वर्शिप करने लगे थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे दूसरी रीजन का सीन दिखाया जाता है। उन लोगों ने भी वहाँ पे सटाजू को गिफ्ट देने के लिए अपने रीजन के बीचों बीच
एसेटजू के लिए एक डिवाइन स्टैचू तैयार करवाया था और एसेटजू का डिवाइन स्टैचू ही उनके रीजन की पहचान बनने वाला था। और हम देखते हैं कि उस रीजन के सभी लोग भी वहाँ पे एसेटजू को याद करते हुए उनकी वर्शिप करने लगे थे, वो भी अपने स्टाइल में। और जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे एसेटजू को याद करते हुए उनकी वर्शिप कर रहे थे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि अचानक से एसेटजू का डिवाइन स्टैचू वहाँ पे चमकना शुरू हो गया था। और तभी एसेटजू वहाँ पे अपने उस स्टैचू के अंदर आते हुए उन सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि उस रीजन के लोग वहाँ पे खुशी से पागल ही हो गए थे और वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे एसेटजू के स्टैचू के चारों तरफ मिलकर वहाँ पे एक अजीब सा डांस करते हुए कहने लगे थे, आप हमारे लिए गॉड से भी बढ़कर हो, आप हमारी आने वाली अगली नस्लों के लिए भी किसी गॉड से कम नहीं हो। जबकि हम देखते हैं कि किजी इमॉर्टल डोमेन के अंदर वो सभी लोग अभी तक भी वहाँ पे एसेटजू की वर्शिप करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, जो देखकर एसेटजू के फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी। और उसके बाद वो वहाँ पे कोल्ड टून में फेंक से कहते हैं चलो। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो रेन मास्टर को भी अपने साथ आने के लिए कह देते हैं, जिसपे हम देखते हैं कि रेन मास्टर भी एसेटजू को ग्रीट करते हुए कहता है ओके मास्टर, जैसा आप कहे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि फेंग रेन मास्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है तो बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पे रेन मास्टर उसे जवाब देते हुए कहता है एसेटजू खुद मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं तो ऑफ कोर्स मुझे अच्छा ही लगेगा ना, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है। रेन मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर असल में तो हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल ग्रास को बाय करने के लिए आए थे। फेंग कैसा कहते हैं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि जिया और बाकी की लड़कियां वहाँ पे इमॉर्टल ग्रास को चुरा कर भागते हुए ड्रैगन स्टारशिप की तरफ ही आ रही थी और इमॉर्टल रीजन के लोग उनका पीछा करते हुए उसी तरफ आ रहे थे, जो देखकर फेंग वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेन मास्टर उसे कहता है कि चिंता मत करो, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। और ये कहकर रेन मास्टर जंप करते हुए नीचे जमीन पे आ जाता है और सबसे पहले वो वहाँ पे अपने स्पेशल टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए तीनों लड़कियों की जान बचाता है, जिन्हें वो वहाँ पे बचाकर धीरे धीरे ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर लाने लगा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने स्पेशल टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए इमॉर्टल रीजन के लोगों को वहीं पे रोक देता है। और जैसे ही रेन मास्टर वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि इमॉर्टल रीजन के लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं अरे यार हमारे ऊपर अटैक मत करो, हम तो एसेटजू से मिलने के लिए आ रहे थे। और ये कहकर इमॉर्टल रीजन के सभी लोग वहाँ पे अपने अपने टैस को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे एसेटजू को पेश करते हुए कहते हैं। और उनका लीडर वहाँ पे आगे बढ़कर एसेटजू को ग्रीट करते हुए कहता है एसेस्टर, मैं लिंगबो इमॉर्टल रीजन का लीडर हूँ और मैं आपके लिए नए साल का तोहफा लेकर आया हूँ। एसेस्टर, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज हमारी इमॉर्टल रीजन को भी अपनी शरण में ले लीजिए और उसकी भी रक्षा कीजिए। उस रूलर के ऐसे कहते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे और भी काफी सारे रीजन के लोग आ चुके थे और वो सभी लोग भी मिलकर वहाँ पे एसेटजू को नए साल का तोहफा देते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमारे रीजन को भी अपने कंट्रोल में ले लीजिए, हम सभी आपकी शरण में आना चाहते हैं। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी करो वहाँ पे खुशी के मारे चलते हुए कहता है बॉस, आप तो वाकई में ही बहुत ज्यादा कमाल के हो। 9th रियलम, 8th रियलम, 7th रियलम, 6th रियलम और इवन 5th रियलम सभी के लोग आपकी शरण में आना चाहते हैं ताकि आप उन सभी लोगों की रक्षा करें। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने न सिर्फ इन सभी रियलम्स को जीता है बल्कि इन रियलम्स के अंदर रहने वाले लोगों का दिल भी जीता है। सभी लोग आपको किसी गॉड की तरह मानते हैं। बर्नी करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे उदास होते हुए कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन एक साथ इतने ज्यादा लोगों के तोहफे लेते लेते हमें तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तो फिर आखिर हम लोग न्यू ईयर मनाने के लिए घर कब जाएंगे। मैं तो जितना जल्दी हो सके वापस टैलेंट सेट में जाना चाहता हूँ। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग तो वहाँ पे एसेटजू की वर्शिप करते हुए इमर रोने लगे थे और बार बार एसेटजू से यही कह रहे थे कि प्लीज हम लोगों को अपनी शरण में ले लीजिए। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू अपने हेल गॉड वाले सिंहासन को बाहर निकालकर वहाँ पे इसके ऊपर विराजमान होते हुए उन सभी लोगों से कहते हैं टैलेंट सेट हमेशा उन लोगों की मदद करेगा जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। और ये कहकर एसेटजू एक साथ ही उन सभी के तोहफे ले लेते हैं और उसके बाद अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए अपनी टैलेंट सेट की तरफ निकल चुके थे, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।